नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है हिंदी अनुवाद, इससे संबंधित एक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। ये हमारा चौथा सब्जेक्टिव मॉडल पेपर है। इसके पहले हम लोगों ने 3 और मॉडल पेपर का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपका ये मॉडल पेपर कुल 3 खंड में विभाजित है, खंड अ, खंड ब और खंड स। एक एक करके यहाँ पर हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। पहला खंड अ है, इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50-50 शब्दों में यहाँ पर देना है। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, आशु अनुवाद से आप क्या समझते हैं, यानी आशु अनुवाद किसको कहा जाता है इसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि आशु अनुवाद का अर्थ है किसी बात या लिखित पाठ का बिना समय गवाए तत्काल दूसरी भाषा में मौखिक रूपांतरण करना। यानी कोई बात किसी के द्वारा कही जा रही है, जैसे ही हम उसको सुन रहे हैं तुरंत उसको मौखिक भाषा में दूसरी भाषा में अगर रूपांतरित कर देते हैं मौखिक रूप से, तो उसी को आशु अनुवाद के नाम से जाना जाता है। इसमें अनुवादक के पास शब्दकोश देखने का समय नहीं होता, वह वक्ता के विचारों को सुनते ही तुरंत लक्ष्य भाषा में बदल देता है। इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और राजनयिक वार्ताओं में होता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मिथक कोश को परिभाषित कीजिए। मिथक कोश क्या होता है, मिथक कोश के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि मिथक कोश ऐसा संदर्भ ग्रंथ है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं, देवी देवताओं की काल्पनिक पात्रों और प्रतीकों का संकलन होता है। यानी जितनी भी हमारी मिथकीय कथाएं होती हैं सबका संकलन मिथक कोश में किया जाता है। यह इन मिथकीय संदर्भों के अर्थ, उद्गम, उनकी पृष्ठभूमि को वर्णानुक्रम में परिभाषित करता है, जिसे प्राचीन सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रतीकों को समझना आसान हो जाता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बैंकिंग अनुवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी बैंकिंग अनुवाद किसको कहा जाता है इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि बैंकिंग अनुवाद से तात्पर्य वित्तीय, बैंकिंग और आर्थिक क्षेत्र से जुड़े दस्तावेजों जैसे खाता का विवरण हो गया, ऋण समझौता हो गया, ऑडिट रिपोर्ट हो गया, नीतियां हो गई, इसको एक भाषा से दूसरी भाषा में सटीक रूपांतरण जब करते हैं तो उसी को बैंकिंग अनुवाद के नाम से जाना जाता है। इसमें बैंकिंग शब्दावली, नियमों और गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाता है ताकि वित्तीय लेन देन में कोई त्रुटि न हो। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लिप्यंतरण क्या है, लिप्यंतरण किसको कहा जाता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि लिप्यंतरण का अर्थ है किसी शब्द को बदले बिना उसे एक भाषा की लिपि से दूसरी भाषा की लिपि में लिखना। यानी शब्द हम नहीं बदल रहे हैं, केवल लिपि का परिवर्तन यहाँ पर किया जा रहा है। भाषा जो है वही है, लिपि उसको बदल दे रहे हैं। इसमें अनुवाद से अर्थ नहीं बदलता है, केवल अक्षरों का ध्वनि के आधार पर रूपांतरण होता है। उदाहरण के रूप में जैसे रोमन लिपि में स्कूल लिखा गया है, हम स्कूल को स्कूल ही रहने दे रहे हैं, लेकिन अगर देवनागरी लिपि में हम इसको लिख दे रहे हैं तो स्कूल इस प्रकार से लिखा जाएगा। यानी भाषा में कोई परिवर्तन नहीं है, शब्द में कोई परिवर्तन नहीं है, केवल लिपि में परिवर्तन किया गया है। और इस प्रकार से जब लिपि में परिवर्तन किया जाता है तो इसको लिप्यंतरण के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि अनुवाद कितने प्रकार का होता है। तो अनुवाद मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है साहित्यिक अनुवाद जिसमें कविता, कहानी, उपन्यास आदि आते हैं। दूसरा होता है इतर साहित्यिक अनुवाद, यानी साहित्यिक अनुवाद के अलावा जो भी अनुवाद होते हैं, जैसे तकनीकी अनुवाद हो गया, प्रशासनिक अनुवाद हो गया, कार्यालयी अनुवाद हो गया, बैंकिंग अनुवाद हो गया, वो सभी अनुवाद इसमें आ जाता है। लेकिन प्रकृति के आधार पर अनुवाद को कई प्रकारों में बांटा जाता है। जैसे शब्दानुवाद हो गया, शब्द दर शब्द अनुवाद होता है। भावानुवाद हो गया जिसमें भावों का अनुवाद किया जाता है। रूपांतरण हो गया। इसी प्रकार से आशु अनुवाद होता है, इसमें तुरंत मौखिक अनुवाद कर दिया जाता है। सारानुवाद होता है, जो कथ्य होता है उसके सार को निकाल करके जब अनुवाद किया जाता है तो उसको सारानुवाद कह दिया जाता है। विधा के अनुसार इसे प्रशासनिक, विधिक और वैज्ञानिक अनुवादों में भी बांटा जाता है। तो अनुवाद के प्रकार हो गए, इतना ही आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देख लेते हैं। खंड ब है, इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 200 शब्द में यहाँ पर देना होगा।
देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है इसमें, अनुवाद की परिभाषा देते हुए इसकी आवश्यकता बताइए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि अनुवाद कहते किसको हैं, फिर आज के समय में इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि एक भाषा जो स्रोत भाषा कहलाती है में व्यक्त विचारों, संदेशों, तथ्यों, भावनाओं को उसकी अर्थगत और शैलीगत विशेषताओं को बनाए रखते हुए दूसरी भाषा जिसको लक्ष्य भाषा कहते हैं इसमें रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। यानी एक भाषा में कोई विचार व्यक्त किया गया है, उसको अगर हम दूसरी भाषा में व्यक्त कर रहे हैं बिना उसके अर्थ को परिवर्तित किए तो उसी को अनुवाद के नाम से जाना जाता है। सरल शब्दों में यह दो अलग अलग भाषा बोलने वाले समाजों के बीच संवाद स्थापित करने का एक माध्यम है। परिभाषा देख लेते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना ही अनुवाद है। एक भाषा में कोई विचार है, उसको दूसरी भाषा में हम रूपांतरित कर रहे हैं तो उसी को अनुवाद के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं कि वर्तमान समय में अनुवाद की आवश्यकता क्यों है। पहला बिंदु है इसमें ज्ञान विज्ञान का प्रसार। ज्ञान विज्ञान के प्रसार के लिए अनुवाद की आवश्यकता है। दुनिया भर में हो रहे नए वैज्ञानिक अनुसंधानों, तकनीकों और चिकित्सा संबंधी खोजों को अपनी भाषा में समझने के लिए अनुवाद की आज के समय में आवश्यकता है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा बिंदु है वैश्विक व्यापार और वाणिज्य के लिए भी अनुवाद की आवश्यकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को स्थानीय बाजार में पैर जमाने और उत्पाद बेचने के लिए स्थानीय भाषा में विज्ञापन करने हेतु अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा जो आवश्यकता है वो है अंतर्राष्ट्रीय और राजनयिक संबंधों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न देशों के बीच राजनयिक वार्ताओं, सरकारी संधियों और समझौतों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। चौथा जो बिंदु है वह है सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय एकता। भारत जैसे बहुभाषी देश में विभिन्न प्रांतीय साहित्यों और विचारों को आपस में जोड़कर सांस्कृतिक एकता मजबूत करने के लिए भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। पांचवा बिंदु है पर्यटन और संचार। दुनिया भर के पर्यटकों को किसी स्थान का इतिहास और संस्कृति उसकी समझ योग्य भाषा में समझाने के लिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष को में आपको लिखना है कि अनुवाद केवल शब्दों का हेरफेर नहीं बल्कि ज्ञान, संस्कृति, वैश्विक राजनीति और व्यापार को आपस में जोड़ने वाला एक अनिवार्य सामाजिक सेतु है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि अनुवाद और बहुभाषिक समाज के अंतर संबंधों को स्पष्ट कीजिए। यानी अनुवाद में और बहुभाषिक समाज में क्या संबंध पाया जाता है इसी के बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि बहुभाषिक समाज और अनुवाद एक दूसरे के पूरक हैं। जिस समाज में एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं वहां अनुवाद भाषाओं को आपस में जोड़ने वाले सेतु का कार्य करता है। इसके अंतर संबंध को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। एक एक करके इसको समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। पहला बिंदु है संवाद का एकमात्र साधन। यानी अनुवाद ही यहाँ पर संवाद का एकमात्र साधन होता है। बहुभाषिक समाज में अलग अलग भाषा बोलने वाले समुदायों के बीच प्रशासनिक, विधिक और सामाजिक स्तर पर आपसी बातचीत और संपर्क केवल अनुवाद के माध्यम से ही संभव हो पाती है। दूसरा बिंदु है राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता। ये भी अनुवाद के माध्यम से ही संभव होता है। भारत जैसे विविध देश में प्रांतीय साहित्यों जैसे तमिल साहित्य हो गया, बांग्ला साहित्य हो गया, मराठी साहित्य हो गया का दूसरी भाषाओं में अनुवाद होता है जिससे वैचारिक और सांस्कृतिक अनेकता में एकता मजबूत होती है। अब तीसरा बिंदु देख लेते हैं। यह बाजार और रोजगार का विस्तार अनुवाद के माध्यम से ही होता है। बहुभाषी समाज में कोई भी व्यवसाय या विज्ञापन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वह स्थानीय भाषाओं में न हो। अनुवाद व्यापार को हर भाषा वर्ग तक पहुंचाकर नए रोजगार पैदा करता है। अब अगला बिंदु देख लेते हैं। चौथा जो बिंदु है वह क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण। अनुवाद के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं का संरक्षण भी हो जाता है। अनुवाद किसी एक बहुसंख्यक भाषा के वर्चस्व को रोकता है। यह लघु या क्षेत्रीय भाषाओं के ज्ञान और अस्तित्व को मुख्य धारा में बनाए रखने में मदद करता है। पांचवी बिंदु है सूचना और अधिकारों की उपलब्धता। लोकतंत्र में सरकार की नीतियों, कानूनों और जनहित की सूचनाओं को समाज के हर भाषाई तबके तक समान रूप से पहुंचाने के लिए अनुवाद जो है अनिवार्य होता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि बहुभाषिकता अनुवाद को जन्म देती है और अनुवाद उस बहुभाषिक समाज को जीवंत, सहिष्णु और एक सूत्र में पिरोए रखता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लोकोक्ति एवं मुहावरों के अनुवाद की चुनौतियों पर
लघु टिप्पणी लिखिए। यानी जब हम लोकोक्ति का अनुवाद करते हैं, जब हम मुहावरों का अनुवाद करते हैं, तो इसके अनुवाद करते समय किस किस चुनौतियों का सामना हमको करना पड़ता है, इसी के बारे में आपको लिखना है। उत्तर में आप लिखेंगे कि लोकोक्तियां और मुहावरे किसी भी भाषा की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर होते हैं। इनका सीधा या शाब्दिक अनुवाद करना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इनका अर्थ शब्दों से न निकलकर उनके पीछे छिपे व्यंग्य या भाव से निकलता है। अनुवादक के सामने आने वाली मुख्य चुनौतियां निम्नलिखित हैं। अब एक एक करके उन चुनौतियों को हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे जो लोकोक्ति और मुहावरों के अनुवाद करते समय आती हैं। पहली चुनौती है शाब्दिक अनुवाद की विफलता। यानी जब हम मुहावरों के अर्थ को माने मुहावरों का जब हम अनुवाद करते हैं, मुहावरों का अर्थ शब्दों के साधारण अर्थ से अलग होता है। जब हम इसका अनुवाद करते हैं तो हम शब्द टू शब्द अनुवाद इसका नहीं कर सकते। जैसे 9 2 11 होने का अगर हम अनुवाद करते हैं अंग्रेजी में, तो 2 बिकम 9 to 11 कर दिया जाए तो लक्ष्य भाषा का पाठक इसका अर्थ कभी समझ नहीं पाएगा। यानी शाब्दिक अनुवाद करने में इसमें हम विफल हो जाते हैं, यहाँ पर सफलता हमको नहीं मिलती है। तो ये पहली चुनौती हो गई। दूसरी चुनौती है सांस्कृतिक भिन्नता की। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है, उसकी पृष्ठभूमि होती है, उसके सामाजिक रीति रिवाज होते हैं। जो मुहावरे होते हैं, जो लोकोक्तियां होती हैं, उसी से जुड़े होते हैं। तो ये भी समस्या हमारे सामने आती है। अब तीसरी समस्या देख लेते हैं। तीसरी समस्या है सटीक समतुल्यता का अभाव। कई बार स्रोत भाषा के किसी मुहावरे के लिए लक्ष्य भाषा में वैसा ही प्रभाव देखने वाला कोई मुहावरा मिलता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में अनुवादक को उसके मूल भाव को व्याख्या करके समझाना पड़ता है। तो एक अलग प्रकार की समस्या है। चौथी समस्या है व्यंग्य और लाक्षणिकता को बनाए रखना। मुहावरों का प्राण उसका व्यंग्य और लाक्षणिकता अर्थ होता है। अनुवाद में भाषा बदलने के साथ वह तीखापन या हास्य का पुट बनाए रखना बेहद कठिन हो जाता है। पांचवी जो समस्या है वो है शब्दाडंबर और क्लिष्टता का डर। जब अनुवादक को सटीक मुहावरा नहीं मिलता तो वह लंबे चौड़े वाक्यों का सहारा लेता है। इससे अनुवाद बोझिल हो जाता है और मूल पाठ की संक्षिप्तता व आकर्षक नष्ट हो जाता है। अंत में हमको निष्कर्ष लिखना है और निष्कर्ष में लिखेंगे कि मुहावरे और लोकोक्तियों का सफल अनुवाद करने के लिए अनुवादक को केवल 2 भाषाओं का ही नहीं बल्कि दोनों समाजों की संस्कृतियों का भी सूक्ष्म ज्ञान होना अनिवार्य है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड देख लेते हैं। खंड 100 है। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में देना होगा। 5वां प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कोश की परिभाषा एवं प्रकार बताइए, अनुवाद में कोश का महत्व बताइए। तो सबसे पहले आपको कोश की परिभाषा बताना है, फिर इसके प्रकार बताने हैं, फिर अनुवाद में कोश का क्या महत्व है इसके बारे में आपको चर्चा यहाँ पर करनी है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि कोश का शाब्दिक अर्थ है खजाना, भंडार या संग्रह। भाषा विज्ञान के संदर्भ में कोश वह संदर्भ ग्रंथ है जिसमें किसी भाषा के शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों, पारिभाषिक शब्दावलियों या विशिष्ट नामों का संग्रह एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार किया जाता है और उनके अर्थ, उच्चारण, व्युत्पत्ति, व्याकरणिक कोड तथा प्रयोग इसमें दिए जाते हैं। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो कोश शब्दों का ऐसा व्यवस्थित संकलन है जो पाठक को किसी भी अपरिचित शब्द या प्रामाणिक अर्थ और संदर्भ समझने में सहायता करता है। यानी कोश जो होते हैं एक तरीके से कहा जाए तो भाषा के शब्दों के संग्रह होते हैं। भाषा में जो शब्द होते हैं उनके अर्थ बताते हैं, उनके पारिभाषिक अर्थ बताते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में बताते हैं, उनके पर्याय बताते हैं। ये सब जहां पर संग्रह किए जाते हैं उसी को कोश के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं कि कोश के मुख्य प्रकार कौन से होते हैं। तो इसमें पहला प्रकार है एक भाषिक कोश। यह एक ही भाषा से संबंधित होता है। जैसे हिंदी, हिंदी का कोश हो गया, अंग्रेजी, अंग्रेजी का कोश हो गया। यानी हिंदी का कोई शब्द है, हिंदी में ही उसका अर्थ बताया जाए। अंग्रेजी का कोई शब्द है तो अंग्रेजी में ही उसका अर्थ बताया जाए। तो ऐसे कोश को एक भाषिक कोश कहा जाता है। कोश का जो दूसरा प्रकार है वो है द्विभाषिक कोश या बहुभाषिक कोश। इसमें एक भाषा के शब्दों के अर्थ दूसरी भाषा में या अनेक भाषाओं में दिए जाते हैं। जब द्विभाषिक कोश होगा तो दूसरी भाषा में दिया जाएगा, जब बहुभाषिक कोश होगा तो कई भाषाओं में दिया जाएगा। अनुवाद कार्य के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कोश है। जैसे अंग्रेजी हिंदी कोश हो गया, बहुभाषिक कोश होगा तो 1 से अधिक भाषाएं इसमें शामिल, 2 से अधिक भाषाएं इसमें शामिल कर ली जाएंगी। कोश का जो अगला प्रकार है वो है विषय कोश या ज्ञान कोश। इसमें केवल शब्दों के अर्थ नहीं होते बल्कि विशिष्ट विषयों, ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तियों और विज्ञान से जुड़ी विस्तृत जानकारी इसमें दी जाती है।
चौथा जो प्रकार है वो है पारिभाषिक शब्दावली कोश। इसमें पारिभाषिक शब्दों को दिया जाता है, पारिभाषिक शब्दों के अर्थ को दिया जाता है, जैसे कानून से संबंधित शब्दावली हो गए, बैंक से संबंधित शब्दावली हो गए, विज्ञान से संबंधित शब्दावली हो गया, प्रशासन से संबंधित शब्दावली हो गया, इसको इसमें दिया जाता है और उसका निश्चित अर्थ भी इसमें दिया जाता है। पांचवा जो प्रकार है वो है मिथक कोश। इसमें विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों की पौराणिक कथाओं, देवी देवताओं और काल्पनिक पात्रों के संदर्भ और अर्थ संग्रहित होते हैं। अब देख लेते हैं कि अनुवाद में कोश का महत्व क्या होता है। पहला महत्व है इसका सटीक अर्थ निर्धारण, यानी कोश के सहायता से जब हम अनुवाद करते हैं तो हम किसी पाठ का सटीक अर्थ निर्धारित कर पाते हैं। कई शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, जैसे कर का अर्थ होता है हाथ, टैक्स और करना भी होता है। कोश अनुवादक को संदर्भ के अनुसार सबसे सटीक और उपयुक्त शब्द चुनने में मदद करता है। यानी पहला जो हो गया वो हो गया सटीक अर्थ का निर्धारण। दूसरा है पर्यायवाची शब्दों का चयन, यानी कोश के माध्यम से हम पर्यायवाची शब्दों का चयन कर सकते हैं। अनुवाद को सहज और प्रवाहमयी बनाने के लिए एक ही शब्द का बार बार प्रयोग ठीक नहीं माना जाता। कोश अनुवाद को समृद्ध पर्यायवाची शब्द प्रदान करता है। तीसरा है पारिभाषिक सटीकता। तकनीकी, विधिक, वैज्ञानिक अनुवादों में सामान्य शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे में पारिभाषिक कोश अनुवादक को भ्रम से बचाता है और कानूनन सही शब्द देता है। चौथा है सांस्कृतिक भ्रांतियों का निवारण। इसके माध्यम से हम सांस्कृतिक भ्रांतियों का निवारण भी कर सकते हैं। द्विभाषिक और मिथक कोशों की मदद से अनुवादक स्रोत भाषा के मुहावरों, लोकोक्तियों और सांस्कृतिक प्रतीकों के अर्थ को समझकर लक्ष्य भाषा में उसका समतुल्य भाव ढूंढ पाता है और सांस्कृतिक भ्रांतियों का निवारण कर पाता है। पांचवा है समय की बचत और प्रामाणिकता। कोश के प्रयोग से अनुवादक का समय बचता है और अनुवाद में शुद्धता व प्रामाणिकता आती है, जिससे वर्तनी या व्याकरण की गलतियों की संभावना न्यूनतम हो जाती है। अब हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि बिना कोश के एक उत्कृष्ट अनुवाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह अनुवादक की भाषाई क्षमता को धार देने और दो भिन्न भिन्न भाषाओं के बीच अर्थ का सटीक सेतु बनने का सबसे अनिवार्य उपकरण है। इतना आपको उत्तर में लिखना होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।